आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 में इतिहास हिस्ट्री में अध्याय 3 चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको कहा अध्याय 1 और अध्याय 2 पढ़ा दिया है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कहा प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो क्रम से जाकर आप क्या है प्रत्येक चैप्टर पढ़ सकते हैं। टोटल ये चैप्टर आपका 3 पार्ट में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 है। ओके, तो क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ना है महाभारत के बारे में। ओके, इसके मुख्य बिंदु जानने हैं जो कि क्या है एमसीक्यू में से एक नई क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो महाभारत दुनिया का क्या है सबसे बड़ा महाकाव्य है। ओके, महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। याद रखिएगा, वो महाभारत है उसमें क्या है 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। ओके, और इसका पुराना नाम मतलब महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ओके, जिसे अभी अपन क्या है महाभारत के नाम से जानते हैं, इसका पहले पुराना नाम क्या था जय संहिता कहते थे पहले। नेक्स्ट है महाभारत की रचना क्या है, रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 बीसी से आपके हो जाएगा 500 एडी तक। ओके, ये है आपका 500 एडी तक, तो 1000 साल लगे हैं इसको क्या रचना में। ओके, 1000 साल तक होती रही, मतलब किसी ने लिखा तो थोड़ा उसके आगे और एडिट किया, फिर उसके आगे लिखा, इस प्रकार से क्या है पूरा महाभारत की जो पूरी रचना हुई वो 1000 साल लगे हैं। ओके, महाभारत से उस समय के समाज की स्थिति तथा सामाजिक नियमों के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, महाभारत में शामिल कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। जैसे हो गया जैसे कि महाभारत में क्या है 2 परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता है कौरव और पांडवों के बीच क्या है महाभारत में युद्ध हुआ था। ओके, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो क्या है कौरव और पांडवों के मतलब 2 परिवारों के में क्या है युद्ध हुआ था। तो ये क्या है ऐसी किसी प्रकार की कुछ कथाएं क्या है पहले भी चलती थी, जो अभी वर्तमान में भी होता है। ओके, महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है, भाट सारथी है। ओके, भाट सारथी है जो कि एक सूत थे। सूत मतलब जो क्या है जो रथ चलाते थे राजा महाराजाओं के वो थे। ओके, तो भाट सारथी है और क्या है मूल कथा के रचनाकार पूछे जाए। ओके, मतलब महाभारत के रचनाकार पूछे जाए मूल कथा के, तो भाट सारथी हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने लिखा, बीएस सुथांकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो बीएस सुथांकर हो जाएगा आपके समालोचनात्मक संस्करण के। अब दोस्तों आपके मन में आएगा कि ये समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं हम। समालोचनात्मक संस्करण क्या होता है, तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, तो समालोचन का अर्थ होता है अच्छी तरह से देखना या विश्लेषण करना, समीक्षा करना, गुण दोषों की परख करना और निरीक्षण करना। मतलब क्या है जिस जो कोई कहां दिया हुआ है पूरा उपन्यास है। ओके, तो उसके हम देखें कि उसके बारे में डिटेल से पढ़ें, उससे क्या है उसकी क्या है जैसे उसमें लिखा हुआ है जैसी कहानी उसके आंख मूंद कर क्या है विश्वास ना करना, उसके सही गलत का पहचान करना। ओके, और उसके क्या है सबूत निकालना कि हाँ ये जो उसमें बात लिखी है सही कि नहीं है। इसके बाद क्या है इसका पूरा निष्कर्ष निकाल के जो तैयार किया जाता है उसे कहते हैं हम क्या है समालोचनात्मक संस्करण। ओके, तो मूल जो महाभारत लिखी गई है वो किसने लिखी, भाट सारथी ने, लेकिन जो समालोचनात्मक संस्करण लिखा है वो है बीएस सुथांकर ने लिखा। और इसको देखो मूल कथा जो आपका महाभारत उसको कितने साल लगे, 1000 साल लगे। ओके, पूरी तैयार होने, जबकि जो समालोचनात्मक संस्करण है वो 47 साल लगे हैं लिखने में। ओके, अभी हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो बीएस सुथांकर क्या है संस्कृत के विद्वान थे। इनके नेतृत्व में क्या है 1919 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। ओके, इसमें क्या है अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत ग्रंथ का क्या है समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। इस परियोजना के लिए देश के विभिन्न भागों में विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया। पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों का अध्ययन किया गया। मतलब क्या है 1919 में क्या है एक पूरी समिति बनी है, किसके नेतृत्व में, बीएस सुथांकर के नेतृत्व में। ओके, और उन्होंने क्या किया भारत में जितनी पांडुलिपियां हैं मतलब महाभारत से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं जातक कथाएं हैं ओके उनको क्या है संग्रहित किया गया। उनके बारे में क्या है उनके वो एक का क्या है एक श्लोक उसमें जितने थे सभी का अध्ययन किया गया। ओके, अध्ययन करने के बाद क्या उनकी तुलना की गई कि जैसे कहीं क्या कश्मीर से मान लीजिए महाभारत में कुछ अंश मिला तो वहीं कहीं केरल से भी मिला होगा, तो तुलना की गई कि हाँ इसमें जो कथाएं हैं लगभग सेम है ये कुछ अलग है। इस प्रकार से तुलना करके क्या है पूरा समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया। ओके, उन श्लोकों की तुलना का एक तरीका निकाला गया। विद्वानों ने ऐसे श्लोकों को चुना जो लगभग क्या है सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध थे। इनका प्रकाशन 13,000 पेज में फैले अनेक ग्रंथ खंडों पाठ में किया गया। मतलब जो पूरा प्रकाशन हुआ वो क्या है 13,000 पेज की पूरा उनकी पुस्तक बनी थी। महाभारत का जो समालोचनात्मक अध्ययन था और कैसे खंडों में विभाजित किया पार्ट में। जैसे अभी चैप्टर वो काफी लंबा रहते हैं तो मैं आपको 3 पार्ट में क्या है वीडियो बनाकर समझाता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी बार से ये 13,000 पेज है। ओके, तो यहाँ से क्या है खंडों में विभाजित करके क्या है प्रकाशित किया गया था। और इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल लगे। मैंने आपको पहले बता दिया 47 साल लगे हैं
क्या है महाभारत का समालोचनात्मक क्या है आपको संस्करण तैयार करने में, जबकि जो मूल है जो महाभारत की उसको कितने साल लगे, 1000 साल लग गए ओके तैयार होने में। अब इस पूरी परियोजना के बाद दो बातें सामने आई। पहली बात क्या सामने आई कि उत्तर भारत में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु तक क्या है सभी पांडुलिपियों में समानता देखने को मिली। मतलब क्या है जो क्या है उत्तर पूर्व आपका मतलब समझ लीजिए आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत सभी से जगह से क्या है पांडुलिपियों को इकट्ठा किया गया ओके तुलना की गई, तो लगभग क्या है इनमें जो बातें लिखी थी वो लगभग क्या है समान थी। और दूसरी क्या है बात सामने आती है कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में कई क्षेत्रीय भिन्नता नजर भी आई, मतलब कुछ भिन्नता भी थी ओके कि कौन सी भिन्नता, इस प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की टिप्पणी और परिशिष्ट के रूप में है। 13,000 पेज में से आधे से अधिक क्या है इन्हीं प्रभेदों की जानकारी दी है। मतलब क्या है आधे पेजों में क्या है जो क्या है 13,000 पेज है उसमें से समझ लीजिए मतलब 650 ओके 650 इसमें क्या है लगभग आपका इसमें आपका जो अलग से बातें लिखी गई भिन्नता वाली हैं और आधी क्या है ऐसी 650 ऐसी बातें हैं जो क्या है सभी पांडुलिपियों में समान है, और जो आधी बातें लिखी गई हैं वो क्या है जो भिन्नता पाई गई है ओके। हम पढ़ने वाले दोस्तों आपके टॉपिक आएगा नेक्स्ट बंधुत्व एवं परिवार। इसमें हम पढ़ने वाले सबसे पहले परिवार के बारे में ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता। तो आपसे कई बार आपने देखा होगा कि आप किस कुल के हैं किस वंश के हैं, तो वही है ऐसे पहले क्या है कुल कहा जाता था परिवार को ओके। अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप देख रहे हैं मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और कोई भी डाउट हो आपको तो बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ओके। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिएगा नोट्स के लिए। नेक्स्ट है सभी क्या है परिवार एक जैसे नहीं होते थे। आपको भी पता है सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। आपको पता है कई जगह क्या है संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं तो कई जगह एकल परिवार में ओके। मतलब क्या है माता पिता रहेंगे उनके बच्चे रहेंगे ओके, और कई परिवार में उनके माता पिता दादा दादी ओके चाचा चाची सब एक साथ रहते हैं ओके। तो इस प्रकार क्या है सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। विभिन्न परिवारों में सदस्यों की संख्या एक दूसरे से उनका रिश्ता क्रियाकलाप अलग अलग होते थे। मैं आपको बता चुका हूँ सबकी संख्या अलग अलग होती सकती है। संयुक्त परिवार है तो उसमें क्या है माता पिता उनके बच्चे रहेंगे, साथ ही दादा दादी चाचा चाची ये सब भी रहेंगे ओके। और एकल परिवार का है माता पिता उनके बच्चे भी होते हैं तो संख्या में क्या अलग अलग होते हैं। एक ही परिवार के लोग क्या है भोजन तथा क्या अन्य संसाधनों को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते हैं ओके। लोग अपने परिवार में मिलजुल कर रहते थे। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा था। इन्हें ही क्या संबंधी कहा जाता था। आपने भी कहा देख सुना होगा कि हमारे क्या है ये रिलेशन के वाला संबंधी है हमारे ओके। ये जिसे हम कहते हैं ये हमारे संगे संबंधी है, तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता था ओके जो परिवार से संबंधित होते थे। इनके लिए जाति समूह शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता था। कुछ परिवारों में चचेरे मौसेरे भाई बहनों में भी क्या है खून का रिश्ता माना जाता था, लेकिन कई सभी समाजों में ऐसा नहीं था। मतलब क्या है कई समाज मानते थे कि जो चचेरे मौसेरे भाई बहन है उनमें भी क्या है खून का रिश्ता है, लेकिन कई समाज ऐसा नहीं मानते थे ओके। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पितृवंशीय व्यवस्था ओके। पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती है, तो पितृवंशिक व्यवस्था देख लेते हैं। पितृवंशिक व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें समाज में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है ओके। पुरुष को उसमें क्या है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उसे कहते हैं पितृवंशीय व्यवस्था ओके। इस परंपरा में घर का मुखिया पुरुष होता है, उसके पास क्या अधिक शक्ति होती है। इस व्यवस्था में पिता के बाद पुत्र को संपत्ति तथा शक्ति प्राप्त हो जाती है ओके। अब देख लेते जैसे महाभारत एग्जाम्पल में अपन देख लेते हैं। महाभारत में क्या है कौरव मतलब कुरु वंश के थे और पांडव कुरु वंश के भी थे, दोनों थे। इसमें क्या कौरव थे और पांडव थे ओके। इनमें क्या है इनका एक जनपद प्रशासन था। इनके बीच क्या है भूमि और सत्ता के लेकर युद्ध हुआ था। इसमें पांडव जीत गए थे। उसके उपरांत क्या है पितृवंशिक उत्तराधिकारी को घोषित किया गया ओके। ये अपन एग्जाम्पल समझ सकते हैं। पितृवंशिक में पुत्र अपनी पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति संसाधन तथा सिंहासन पर अधिकार जमा सकते हैं। मतलब उसके पिता हुए फिर उसके पुत्र हुए, उसके पुत्र के बाद उसका ही पुत्र हुआ। मतलब क्या है पुत्र को प्रधान देना, मतलब पुरुष को प्रधान देना ही था ओके। और इसमें क्या होता पितृवंशी में क्या हो जो पुत्र होता था वो अपनी पिता की जो मृत्यु हो जाने के बाद पिता की संपत्ति संसाधनों और क्या सिंहासन पर क्या है अधिकार जमा सकता था। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली को ही अपनाते थे। यदि पुत्र न हो तो भाई या अन्य बंधु बांधव को भी क्या उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। मान लीजिए लेकिन उसे किसी का पुत्र ही नहीं है तो वो क्या अपने भाई को या अपने बंधु बांधव को क्या है उत्तराधिकारी बना देता था ओके। कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री को भी क्या है सत्ता दी जा सकती थी ओके। विशेष स्थितियों में क्या है स्त्री को भी सत्ता दी जाती थी ओके। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं विवाह के नियम ओके।
तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार जो विवाह होते हैं वो किसके अनुसार है दोस्तों? तो वो है मनुस्मृति के अनुसार। ओके, मनुस्मृति के साथ विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 विवाह बताए गए हैं। ओके, अभी इसमें आपके जो चैप्टर है इसमें क्या है, डिटेल से विवाह का वर्णन नहीं है, कौन से विवाह हैं, ओके, कैसे उनमें होता है क्रियाकलाप, उनमें विस्तार से नहीं, लेकिन आप बीए फर्स्ट ईयर में जाएंगे, अगर आप बीए कर रहे हैं, ओके, बीए करेंगे आप 12th के बाद, तो आपको पढ़ने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अपने से बता देता हूँ। जैसे आपका पहले हो जाएगा देव विवाह, ओके, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, ओके, आपका आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, इस प्रकार से क्या है आपके 8 विवाह होते थे। इनको मैं याद करके है BDPA गा RP, ये मैं क्या है एक ट्रिक बनाए हूँ, BDPA गा RP, ओके। इससे क्या है 8 के 8 विवाह आ जाते हैं। B से हो जाएगा ब्रह्म विवाह, D से हो जाएगा देव विवाह, P से हो जाएगा प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य मतलब क्या है, जिसमें जो अपन वर्तमान समाज में हिंदू धर्म में चल रहा है वो क्या है प्रजापत्य हो जाता है, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए विवाह। ओके, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह। ओके, फिर उसके बाद होता है G मतलब गंधर्व विवाह। ओके, फिर आपका असुर विवाह, पिशाच विवाह हो जाएगा, राक्षस विवाह हो जाएगा, ये पिशाच विवाह हो जाएगा, एक आपका आर्ष विवाह भी होता है। ओके, तो इस प्रकार से आपके 8 विवाह होते हैं, जिसमें जो 4 विवाह हैं, ओके, देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आपका प्रजापत्य हो जाएगा आपका, ओके, गंधर्व विवाह। इनको क्या है 4 जो आपके विवाह है ना क्या है मान्यता प्राप्त, जबकि 4 क्या है बहुत बेकार मतलब निम्न कोटि में आते हैं, उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके, तो ये आपके है नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अब देख लेते हैं इसके अंदर होते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वही विवाह पद्धति। ओके, अब इनकी विवाह की क्या पद्धति पढ़ते हैं। गंधर्व विवाह में आपको बताऊं तो गंधर्व विवाह होते हैं जो क्या है, जो भी लव मैरिज का सिस्टम होता है वो गंधर्व विवाह के अंदर जाता है, जिसमें क्या है, इसमें क्या है ये भागकर शादी करना, ये पूरा इसमें आता है। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं क्या है, जो क्या है विवाह की पद्धतियां कौन कौन सी है। तो होती है पहले है वही विवाह पद्धति, जिसमें क्या है गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा। अभी हम आगे गोत्र पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा गोत्र क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, गोत्र से बाहर करने विवाह करने की प्रथा क्या होती है, बहिर्विवाह की पद्धति कहलाती है। अंतर्विवाह पद्धति कहलाती है एक गोत्र या एक कुल या एक जाति या एक ही स्थान पर बसने वाले क्या है विवाह कर ले, मतलब एक ही गोत्र के आपस में विवाह कर ले, एक ही कुल के या एक ही जाति के, और एक ही स्थान पर रहने वाले अगर आपस में विवाह कर लेते हैं तो वही अंतर्विवाह पद्धति। अब बहुपति प्रथा क्या है, एक से अधिक पति होना तो बहुपति प्रथा हो जाएगी। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से अधिक पत्नियां होना। ओके, ये हो जाता है। हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आगे, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही सही माना जाता था। मतलब क्या है, मतलब एक ही आप जैसे एक सा गोत्र है तो क्या है आपस में शादी नहीं कर सकते, अलग अलग गोत्र होना चाहिए तो शादी कर सकते हो, तो क्या है सही माना गया है। ओके, और पुत्री को क्या है पिता के संसाधनों पर अधिकार नहीं था। ओके, वो कन्या दान अर्थात विवाह के समय कन्या को भेंट देना पिता का महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। ओके, हम पढ़ने वाले हैं गोत्र। ओके, आपके मन में होगा गोत्र क्या होता है, तो गोत्र के बारे में हम इस बार जानने वाले हैं। ओके, धीरे धीरे क्या है नगरों का उद्भव शुरू हो गया। अब सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिला और क्या है व्यापार बढ़ने लगा। दूर दराज के लोग आकर वस्तुओं की खरीदारी परदों करने लगे, एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार क्या है नया नगरीय परिवेश सामने आया, लोगों द्वारा विचारों का आदान प्रदान होने लगा, समाज में विश्वास और व्यवहारों में परिवर्तन आने लगा। इन चुनौतियों के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए आचार संहिता तैयार की। यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता था। क्या होता कि अब क्या है पूरा नगर की स्थापना हो चुकी थी, लोग क्या है आपसी अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, व्यापार करते थे, अब पूरा क्या है समाज अच्छे से चलने लगा था। ओके, इस स्थिति में क्या है फिर ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मण समाज ने क्या है आचार संहिता लागू की। मतलब क्या है कुछ नियम बनाए समाज को चलाने के लिए, क्या है कुछ नियम अपने से तैयार किए। जिन आचार संहिता मतलब क्या है नियम, आपको मान के चलिए नियम, आचार संहिता मतलब नियम। आचार संहिता में दिए गए नियमों का पालन ब्राह्मणों तथा समाजों को करना पड़ता था। मतलब जो क्या है नियम बनाए उन नियमों का पालन क्या है ब्राह्मण करते थे, साथ ही क्या है समाज के सभी वर्गों को करना पड़ता था। ओके, इन नियमों का संकलन लगभग क्या है 500 BC से क्या धर्म सूत्र तथा धर्म शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। जो नियम बनाए गए हैं इनका भी संग्रह कहाँ है, धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र जो क्या है 500 BC में लिखे गए थे उनमें है। ओके, इसमें से क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्या है मनुस्मृति वाला ग्रंथ है। ओके, मनुस्मृति जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं वो क्या है मनुस्मृति में ही बताए गए थे। ओके, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ, तो क्या है 200 BC से क्या है 200 AD के बीच क्या है मनुस्मृति का संकलन हुआ था। ओके, धर्मसूत्र और क्या है धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ओके, इसी में क्या है इसके अंदर मनुस्मृति आता है। ओके, इसी में बताया गया है कि 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं। इनमें से पहले 4 प्रकार के विवाह सही माने जाते हैं, बाकी क्या है निंदित माने जाते हैं। मतलब 4 प्रकार के जो विवाह हैं वो अच्छे माने जाते हैं, बाकी 4 प्रकार के बेकार विवाह माने जाते हैं। ओके, ऐसा माना जाता है कि निंदित विवाह पद्धति को वह लोग अपनाते थे जो ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं करते थे।
मतलब जो नियम बनाए गए उनको जो नियम पालन नहीं करते थे वो मतलब जो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे उन्होंने नियम बना दिए ब्राह्मणों, लेकिन जरूरी नहीं है सभी उन नियमों का पालन करें। जैसे क्या है अपने देश में नियम है कि भाई चोरी करने में आपको ये सजा होगी, ये हो गया, लेकिन फिर भी चोरी करते हैं लोग। ओके, तो उन्हें क्या है जरूर नहीं सभी जो नियम बनाए गए उनका पालन करें। ओके, तो ये हो जाता था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्त्री का गोत्र। ओके, स्त्री का गोत्र क्या होता है? तो गोत्र क्या है? प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। गोत्र क्या है? एक प्राचीन ब्राह्मण पद्धति है। ओके, इसका प्रचलन लगभग क्या है 1000 ईसा पूर्व के बाद हुआ। ओके, इसके तहत लोगों को एक गोत्र में वर्गीकृत करके दिया, मतलब पूरा है मान लीजिए। ओके, पूरा ये समाज है, इसमें गोत्रों को विभाजित कर दिया कि एक गोत्र के साइड, एक गोत्र के साइड, इस प्रकार से विभाजित कर दिया। गोत्र क्या है? प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य को उस ऋषि का वंशज माना जाता था। ओके, अब मैं आपको बता दूं सप्त ऋषि से 7 ऋषि थे एक और आ गए थे लास्ट में, तो टोटल क्या है 8 ऋषि हैं। तो 8 ऋषियों के नाम पर क्या है गोत्र चलते हैं। ओके, तो 8 ऋषि थे जो क्या है वैदिक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर क्या है गोत्र चलते थे। जो जिस गोत्र का होता था मतलब ऋषि के नाम पे होता था उस ऋषि का क्या है वंशज माना जाता था। ओके, अब गोत्र के क्या है 2 महत्वपूर्ण नियम है। पहला, विवाह के बाद क्या है स्त्री को अपने पति के गोत्र को बदल कर पति के गोत्र को लगाना पड़ता था। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। पहला क्या बता रहा है, पहला नियम है कि क्या है जो स्त्री का गोत्र है। ओके, और जो जब जिससे शादी हो जाती है उसके जो पति का गोत्र है उसी के पति के मतलब गोत्र को रखना पड़ता था। अपना गोत्र छोड़कर पति के गोत्र को अपनाना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि क्या है जब अभी भी शादी होती है वर्तमान में, तो दो जाति लोग जब आपस में शादी कर ले हैं तो आपस में ब्राह्मण, लेकिन ये एक अलग जाति का, ये अलग जाति, ये एक जाति का है, ये बाई जाति का है। ओके, लेकिन जब क्या है ये आपका क्या है आपका ये जब क्या है शादी हो जाती है तो क्या है जो क्या है पत्नी होती है वो अपने गोत्र को छोड़कर मतलब अपनी जाति को छोड़कर क्या है पति की जाति को लिखने लगती है। अपने अभी भी ये चलता है। ओके, तो एक गोत्र के सदस्य क्या आपस में, और ये भी कहा जाता है कि अभी क्या है एक गोत्र के सदस्य क्या आपस में विवाह नहीं कर सकते, मतलब क्या गोत्र जो शादी हो रहे हैं ओके तो उनकी क्या है गोत्र अलग अलग होने चाहिए। ये था नियम। ओके, क्या इन नियमों का अनुसरण सभी करते थे? ये क्वेश्चन आता है। क्या इन नियमों जो नियम बनाए गए थे ओके ब्राह्मणों के द्वारा, ये क्या है जो नियम इनका अनुसरण सभी करते थे? तो ऐसा नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे किस प्रकार से। सातवाहन शासकों के अभिलेख का अध्ययन करने के बाद इतिहासकारों ने साबित किया कि यह शासक ब्राह्मण गोत्र व्यवस्था का पालन नहीं करते थे। मतलब सातवाहन शासक थे, उनकी जो अभिलेख मिले हैं उनका अध्ययन किया जब इतिहासकारों ने तो पता चला कि जो क्या है ये सातवाहन शासक थे वो क्या है इन नियमों मतलब जो क्या ब्राह्मण ने गोत्र की व्यवस्था बनाई थी उनका पालन नहीं करते थे। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। इन राजाओं की पत्नियों ने विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को अपनाया था। ओके, अपने पति के गोत्र को अपनाया था, जबकि इतिहासकारों ने सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली उनकी पत्नियों के नामों का विश्लेषण किया तो यह ज्ञात हुआ कि उनके नाम गौतम तथा वरिष्ठ गोत्रों से उद्भव थे जो कि उनके पिता का गोत्र था। इससे यह पता लगता है कि विवाह के बाद भी अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। मतलब क्या है सातवाहन नियम क्या है कि क्या है जैसे ही क्या है स्त्री शादी करती है पुरुष से ओके तो क्या है अपने पति की जो गोत्र होता है उसी को अपनाना पड़ता है। ओके, अपने पिता के गोत्र को छोड़कर पति की गोत्र को अपनाना पड़ता है, ये नियम है। ओके, लेकिन जब क्या है सातवाहनों में जो देखा गया ओके तो सातवाहन के शासकों की जो उनकी पत्नियां थी उनके क्या है नामों का विश्लेषण किया गया तो उसमें देखा गया कि उन्होंने क्या है अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया, वो जो पिता का गोत्र मिला है उसी से वही उनका चलता आ रहा है। ओके, तो इससे पता चलता है कि ये क्या है नियमों का पालन सभी नहीं करते थे, जैसा कि क्या है सातवाहन के शासकों ने नहीं किया। ओके, कुछ रानियां क्या एक ही गोत्र की थी जो कि क्या है वही विवाह पद्धति के नियम के खिलाफ थी। ओके, मतलब क्या नियम कहता है कि क्या है एक ही गोत्र के आपस में विवाह नहीं करती है। ओके, जो पति पत्नी है एक ही गोत्र के नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या है जो रानियां की जिनका गोत्र था और राजा की वही गोत्र था। ओके, तो इससे भी ये भी पता चलता है। साथ ही क्या है दक्षिण भारत में कुछ समुदायों में क्या अंतर विवाह पद्धति भी अपनाई गई। ओके, इसके तहत बंधुओं में विवाह संबंध हो जाते थे, जैसे चचेरे ममेरे भाई बहन। इससे क्या है यह ज्ञात होता है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में नियमों को मानने की विभिन्नताएं थी। ओके, मतलब देखिए ये भी गलत है कि क्या है इसमें बताया गया नियम है कि क्या है अपनी क्या है अंतर विवाह नहीं कर सकते, मतलब अपनी जाति में विवाह नहीं कर सकते। ओके, अपने संबंधी के साथ विवाह नहीं कर सकते, ये भी आप नियम है। ओके, लेकिन इसमें देखा गया है दक्षिण भारत के कई समुदायों में यह अपने ही क्या है जैसे चचेरे ममेरे भाई बहनों तक शादी कर लेते थे। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इसमें क्या है भिन्नताएं हैं। ओके, उपमहाद्वीप मतलब अपने भारत में कई हर जगह के नियमों का पालन नहीं किया गया। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक से हम पढ़ेंगे समाज में भिन्नताएं। तो ये पार्ट 2 में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो पार्ट 1 में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक भी फॉलो कर लीजिए, ट्विटर में भी। ओके, वेबसाइट में आप क्या है जरूर विजिट करिएगा, वहाँ आपको क्या है फ्री नोट्स मिल जाएंगे जिससे आप स्टडी कर सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स वगैरह एक्सेस करने के लिए। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।